छपरी बहू। तू मुझसे बात मत करना वरना तेरी चटनी पीस दूंगी। अरे साला खुद को क्या समझा है? एक दूंगी झापड़ ना तो कभी खा नहीं पाएगा पापड़। माफ कर दे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, अब तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगा। साला अब क्या आया ना तो कच्चा खा जाऊंगी। हर्षा की बात सुनकर लड़का भाग खड़ा होता है। ये सब दूर खड़ा अमन देख रहा होता है और अपने दोस्त मोहित से कहता है, क्या लड़की है, इसकी बातों से तो लड़के भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। क्या यार तुझे ये लड़के वाली लड़की पसंद आई? लड़की ऐसे हो जिसमें शालीनता हो, जिसकी बातें सुनकर मन में अलग सी तरंग उठ जाए। ये क्या छपरी जैसी लड़की तुझे पसंद आ गई? यार ये थोड़ी अलग है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। शुरू से मैं अपने लिए ऐसी तो लड़की ढूंढ रहा था। भाई देख ले, तू ना बहुत पछताएगा। शादी के बाद ऐसी लड़कियां कभी टिकती नहीं। अमन अपने दिल में हर्षा की छवि लिए अपने घर चला जाता है। उधर हर्षा अपनी बहन से कहती है, साला कोई अच्छा बॉम्ब जैसा लड़का मिल जाए फिर तो साली अपन की जिंदगी ना रॉकेट बन जाएगी, रॉकेट। हाँ दीदी, फिर तुम कौन सा मुझे ही याद रखोगी? अरे तू पगलेट है क्या? तेरे को अपन अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाएगा ना। वाह दी, so sweet of you। हर्षा की बात सुनकर गुस्से से उषा कहती है, अपनी बोली सुधार ली। कितनी बार कहा है कि इस तरह की लड़कियों से कौन ही शादी करेगा, जिंदगी भर घर में बैठी रह जाओगी। क्या यार माँ, तू भी ना किस जमाने में जी रही है? तो देख लेना, पैसे वाला लड़का पट्टा कर लाऊंगी मैं। बचपन से ही तो मैं देख रही हूँ। अरे तेरी इसी हरकत के कारण तुझे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इसमें अपन की कोई गलती नहीं है। वो लड़का साला अपन से भिड़ने आया तो अपन क्या करता? बहुत अच्छा, अपुन अपुन बपुन, इसीलिए अनपढ़ रह गई तुम। पता नहीं किस जन्म का भोग हो तुम मेरा, कब तक तुझे झेलना होगा। हर्षा बचपन से ही मुंहफट और तू तड़ाक करने वाली लड़की है। हर्षा के इस व्यवहार से हमेशा कोई ना कोई आफत हो जाती। हर्षा सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती और इधर उधर घूमती रहती। एक रोज अमन हर्षा को क्लब में देख लेता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तू ना अपन को सॉलिड लग रहा है, हाइट भी अच्छी खासी है। वैसे अपन का नाम ना हर्षा है, हर्षा। ओह हर्षा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी हर्षा? मेरे पास गाड़ी, अपना घर, सब कुछ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू देख ले, तू अपने साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। तुम शादी के लिए हाँ तो कहो, बाकी मैं देख लूंगा। हर्षा पैसा सुनकर हाँ कह देती है। अमन अपनी माँ सुमन को अपने प्यार के बारे में बताता है। सुमन कहती है, बेटा जिंदगी तुझे बितानी है, बस लड़की अच्छी और घरेलू हो। मैं आज ही हर्षा के घर तेरा रिश्ता लेकर चली जाती हूँ। सुमन हर्षा के घर रिश्ता लेकर चली जाती है। ये देखकर उषा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इस रिश्ते को हाथ से निकलने नहीं दूंगी, वरना मेरी इस छपरी बेटी से कौन ही शादी करेगा। उषा सुमन की बहुत आवभगत करती है और हर्षा की बहुत तारीफ करती है। बहन जी हर्षा से मिल लो एक बार, फिर रिश्ता पक्का कर दूं। हाँ बहन जी, मेरी हर्षा ना बहुत गुणी है, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। हर्षा चाय लेकर आती है और सुमन को देती है। सुमन चाय पीती है तब हर्षा कहती है, यार तू भी उन्नति पकोड़े रसोई में छोड़ आई, सब काम अपू नहीं करेगा क्या? साला कितना पैसा दिया था पकोड़े वाले को, सब बर्बाद हो जाएगा। हर्षा की बोली सुनकर सुमन खड़ी हो जाती है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता था ये लड़की छपरी है, ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। अभी क्या तू लड़की में सोना खोज रही लिए? हाँ, काय को इतना भाव खा रही है सासू माँ? बहू तो ये छपरी बनेगी तुम्हारी। सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है और अमन को हर्षा से रिश्ता ना रखने के लिए कहती है। माँ मैं शादी तो हर्षा से ही करूंगा, तुम उसकी बोली पर मत जाओ। हर्षा बहुत अच्छी और सुंदर है, तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो ना, वरना फिर मैं भाग कर शादी कर लूंगा। बेटे की जिद के आगे सुमन हार जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। ठीक है, तुम अब नहीं मानोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन समाज में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तुम कोर्ट मैरिज करके उसे ले आओ। ठीक है माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अमन हर्षा से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। हर्षा के आते ही, बहू, इस घर में तेरे ड्रामा नहीं चलेंगे। बहू हो तो इज्जत से बात करना भी सीख जाओ। पर हर्षा कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो वैसे ही टपोरी की तरह ससुराल में भी बोलती है, सासू माँ तू भी ना बहुत स्ट्रेस ले रही है, सब नॉर्मल है, जस्ट चिल ना। किस्मत फूट गई मेरी जो ऐसी बहू आ गई। शादी तो सबसे छुपा कर दी, लेकिन मुंह दिखाए में तो सबको बुलाना होगा। कम से कम कल जब मोहल्ले के लोग घर आए तो अपने मुंह पर पट्टी सटा लेना, समझी? माँ तुम टेंशन मत लो, हर्षा कुछ नहीं कहेगी किसी से। अगले दिन हर्षा बहुत अच्छे से एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। मोहल्ले की औरतें भी आती है और एक एक करके सभी हर्षा के मुंह दिखाई करने लगती है। बहू तो बहुत सुंदर है सुमन। बहू तुम भी कुछ कह सकती हो। हाँ, यहाँ सब अपनी ही है। अब अपन क्या बोलेगा, सासू मोम ने ना बोलने से मना किया है। हर्षा की बात सुनकर सब उसका मुंह देखने लगते हैं और सुमन अपने माथे पर हाथ रख देती है। चली गई बची कुची सारी इज्जत चली गई। सभी औरतें मंद मंद मुस्कुराने लगती है। लगता है बहू टपोरी है। वैसे हमें क्या, जब अमन को पसंद है। वही तो, अपन तो सासू मम को बोला था, लेकिन सासू मम कहाँ सुनने वाली है। अरे बहू अपना मुंह बंद करना। सभी औरतें मुंह दिखाई कर खा पी कर चली जाती हैं। बहू की हरकतों से दुखी होकर सुमन अमन से कहती है, मैं तीरथ पर जा रही हूँ। बहू की हरकतों से मुझे हार्ट अटैक आ जाए उसके पहले मैं भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। माँ तुम भी ना, ये सब क्या कह रही हो? आखिर वो तुम्हारी बहू है। सुमन चली जाती है तीर्थ यात्रा पर। इधर हर्षा अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है। अच्छा हुआ ये कुड़कुड़ गाड़ी यहाँ से चली गई, अब अपन अच्छे से घूमेगा। हर्षा पहले की तरह इधर उधर घूमने लगती है। आए दिन किसी न किसी से झगड़ा या मारपीट कर लेती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और महीने भर बाद सुमन वापस आ जाती है। जैसे ही सुमन घर आती है, हर्षा कहती है, सासू मॉम ट्रिप कैसी रही? आने से पहले अपन को बताना तो चाहिए था। बहू तू अपनी बोली सुधार ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ना तुमसे ही बुरा कोई नहीं है। हाँ। इतने में ही घर का डोरबेल बजता है और दूध वाला आता है। दूध वाले को देखकर हर्षा कहती है, तो अभी आ रहा है, अपन चाय कब पिएगा? हाँ मैडम बारिश हो रही थी तो कैसे आता? तो अपन से जबान लड़ाता है, अभी दिखाऊं क्या तुझे? हर्षा दूध वाले को एक थप्पड़ मार देती है और इसी बात पर बड़ा बवाल हो जाता है। दूध वाले अपने सभी लोगों को सुमन के घर के बाहर बुलाकर हंगामा करता है। सुमन को झगड़ा शांत करने के लिए दूध वाले से माफी मांगनी पड़ती है। अपनी बहू की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये लो तुम्हारे हिसाब के पैसे, अब से तुम यहाँ दूध देने मत आना। माँ जी आपके कारण उसे छोड़ दे रहा हूँ, वरना उसकी टपोरी गिरी निकाल ही देते। बड़ा खुद को गुंडा समझती है। सभी चले जाते हैं और रात को जैसे ही अमन घर आता है, सुमन उसे सब बताती है। बेटा अब तो हद हो गई, अब इस घर में मैं रहूंगी या ये? क्या माँ, हर्षा तुम्हारी बहू ही तो है। अगले दिन सुमन देखती है कि हर्षा मोहल्ले के किसी लड़के से बात कर रही है और उसके गले मिल रही है। सुमन का खून खौल उठता है। मैं अमन से कुछ कहूंगी तो वो मानेगा नहीं, अपनी गृहस्थी वो जाने, अब मैं कर ही क्या सकती हूँ। अगले दिन हर्षा उसी मोहल्ले के लड़के के साथ भाग जाती है। पूरा मोहल्ला अमन पर थू थू करने लगता है और अमन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस लड़के को, बस एक बार दोनों मेरे हाथ लग जाए। सब ठीक कहते थे, हर्षा छपरी है, अब इस लड़की को तो मैं बताता हूँ। शांत बेटा शांत, जस्ट चिल, बीवी ही तो है। सुमन की बात सुनकर अमन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो हर्षा को तलाक देकर एक अच्छी संस्कारी लड़की से शादी कर लेता है। बाल विधवा। रामपुर गांव के किसान कालू ने अपनी बेटी सविता की शादी बचपन में ही करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही सविता के पति की मौत हो गई और इस तरह से सविता बचपन में ही विधवा हो गई। विधवा होने के बाद भी सविता अपने ससुराल में ही रहती थी। सविता की सास सीता देवी उसे बड़े प्यार से रखा करती थी। अरे बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बहू की तबीयत खराब थी, उसी के लिए दवाई लेने जा रही हूँ।
अरे सीता, तुम तो अपनी बहू की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। हाँ, एक तो शादी होते ही तुम्हारे बेटे को खा गई और तुम उसकी इतनी चिंता करती रहती हो। अरे छोटी सी थी मेरी बहू जब ब्याह करके आई थी इस घर में। अब तो फिर भी 18 साल की हो गई है। मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? अरे वो तो विधवा है, अपनी किस्मत ही फूटी लिखवा कर लाई है। तुम क्यों उसके लिए परेशान होती हो? और कोई होती ना तो घर से निकाल कर बाहर करती या फिर पूरी जिंदगी नौकरानी बनाकर रखती। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो अपनी बहू की दूसरी शादी करवाऊंगी। राम राम राम, कैसा जमाना आ गया है, अपनी विधवा बहू की शादी करवाने चली हो। अरे सीता बहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो जिंदगी भर विधवा ही रहेगी, उसे ऐसे ही रहने दो। क्या तुम्हारी बेटी इस जगह होती तो तुम यही कहती? मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ और उसके अच्छे के लिए सब करूंगी जो मुझसे हो सकता है। सीता देवी अपनी विधवा बहू की शादी करवाना चाहती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और कुछ लोग सरपंच से शिकायत कर देते हैं। सरपंच सीता देवी को अपने घर बुलाता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हो? जानती नहीं हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी नहीं होती और तुम्हारी बहू तो बाल विधवा है। लेकिन सरपंच साहब, इसमें गलत क्या है? 10 साल की थी जब शादी करके आई थी, कुछ नहीं समझती थी। अब क्या पूरी जिंदगी वो ऐसे ही निकालेगी? यह उसकी फूटी किस्मत है, लेकिन हमारे गांव में विधवा लड़कियों की शादी करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, बंद करो ये सब। सीता देवी उदास होकर चुपचाप अपने घर चली जाती है। लेकिन वो अब भी अपनी बहू के लिए लड़का ढूंढ रही थी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, आप क्यों मेरे लिए परेशान हो रही हैं? मेरी किस्मत खराब थी जो ये सब हुआ। अब आप मेरी शादी करवाने की कोशिश मत करिए। देख बेटा, मेरा बेटा तो बीमारी की वजह से चला गया। अब उसकी मौत की वजह से मैं तेरी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकती ना। लेकिन मम्मी जी, पूरे गांव वाले आपके खिलाफ हो चुके हैं। ऐसे में आप जो करना चाहती हैं वो करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से नहीं डरती। और देखना, एक दिन भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक लड़का सीता के घर आता है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन हो तुम? आंटी, मैं आपसे एक जरूरी काम की वजह से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या जरूरी काम है? वैसे गांव में नए लगते हो, पहले कभी देखा नहीं। जी, मैं बहुत सालों से शहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, कल ही गांव लौटा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बताओ मुझसे क्या काम था? जी, मैं आपकी बहू सविता से शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया। लेकिन बेटा, मेरी बहू तो बाल विधवा है, तुम्हें ये बात पता है ना? हाँ हाँ, अच्छी तरह से पता है, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इन बातों को मैं गलत मानता हूँ। तुमने सारी बातें कर ली, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। हाँ, मेरी बहू सही कह रही है। पहले ये तो बताओ, तुम इस गांव में किसके बेटे हो? आंटी जी, मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरे पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो इन सब बातों के खिलाफ है, लेकिन मुझे आपकी सोच अच्छी लगी, इसलिए आपकी बहू के लिए खुद अपना रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे लेकिन सरपंच साहब तो विधवा लड़कियों की शादी के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने मुझे भी सविता की दूसरी शादी करवाने से साफ साफ मना कर दिया था। आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पिताजी से जाकर बात करूंगा। सरपंच का बेटा किसी तरह अपने पिताजी को शादी के लिए मना लेता है, लेकिन गांव के सब लोग सरपंच और सीता देवी के खिलाफ हो जाते हैं। अरे हमारे गांव का सरपंच गलत काम में सीता देवी का साथ दे रहा है। इस तरह से तो हमारे गांव की लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हमें अपने सरपंच और उसके बेटे को रोकना होगा और सीता देवी को भी सबक सिखाना होगा। सही कहते हो भाई, इस गांव में किसी की मनमानी नहीं चलेगी।
हम कल ही जाकर सरपंच के घर के बाहर धरना देंगे और ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अगले दिन सुबह एक बुरी खबर आती है। गांव के दूसरे किसान की बाल विधवा बहू कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इस वजह से गांव वाले बहुत दुखी होते हैं। अब समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्यों अपनी बहू की शादी करवाना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे कोई लड़की विधवा हो जाती है, इसमें उसकी क्या गलती? हम उसे पूरी जिंदगी ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे भी सीता देवी की बात गलत लगती थी, लेकिन मेरे बेटे के समझाने पर मुझे सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई। आज गांव की एक लड़की ने जान दी है, क्या फायदा हुआ उससे? अगर हम वक्त रहते उसकी जिंदगी अच्छी कर देते तो शायद आज एक बेटी बच जाती। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया हूँ और आपको कोई गलत बात नहीं बताऊंगा। विधवा लड़कियों की शादी को सरकार ने भी मान्यता दी है। आप लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सुना आपने? इतना पढ़ा लिखा होकर भी ये मेरी बाल विधवा बहू से शादी करने को तैयार है। क्या अब भी आप लोगों को परेशानी है? लगता है सीता देवी और सरपंच साहब सही कह रहे हैं। हम लोग बेकार में ही गुस्सा हो रहे थे। ये तो हमारे गांव की बेटियों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बाल विधवा बहू की शादी करवाकर इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए ये बात समझाना चाहती हूँ कि बाल विधवा बहू की शादी करवाना कोई बुरा काम नहीं है। अरे वो भी किसी की बेटी है, वो खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और क्या, इसके बाद सरपंच के बेटे की शादी सविता के साथ हो जाती है। गांव वाले भी सब कुछ समझ जाते हैं और खुश हो जाते हैं।